नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पर। नए साल की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नया साल अच्छा बीते और आप लोग स्वस्थ रहे, मैं यही कामना करता हूं। तो अभी तक जैसे मैंने अपने लेक्चर पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में बताया, फिर मैंने इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में भी बताया। तो एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है? तो डेफिनेट इंटीग्रल और इनडेफिनिट इंटीग्रल में सिंपल सा एक डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ, अगर हम कोई फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल हम अगर निकालें, अगर ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए विद इन क्लोज इंटरवल, क्योंकि हम कंटिन्यूअस फंक्शन लेके ही बात कर सकते हैं, बात करते आ रहे हैं। और अगर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं भी है तो भी हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपका फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो चलिए, लेकिन मेरे लेक्चर में हम लेक्चर सीरीज जब कंटिन्यू करेंगे तो हम कंटिन्यूअस फंक्शन लेके ही ज़्यादा बात करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, तो हम डेफिनेट इंटीग्रल का सिंबॉलिक नोटेशन हम ऐसे लिखते हैं कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। डेफिनेट इंटीग्रल एक्चुअली क्या है कि अगर जब भी जैसे हम कंटिन्यूअस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेफिनेट इंटीग्रल इज ए नंबर, ये एक सिंपली एक नंबर है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल अगर हम कंटिन्यूअस फंक्शन का करें एफ ऑफ एक्स का, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए फंक्शन। ये इंडेफिनिट इंटीग्रल आपका, अगर जब भी आप कंटिन्यूअस फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो इसका जो आंसर आपको निकलता है वो नंबर नहीं होता, वो एक फंक्शन होता है प्लस एक कांस्टेंट उसके साथ होगा। कि जैसे अगर हम इसको लिखें इंडेफिनिट इंटीग्रल, हम सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये आपका एंटी डेरिवेटिव है। दैट मीन्स इंडेफिनिट इंटीग्रल इज ए कलेक्शन ऑफ एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि डेफिनेट इंटीग्रल अगर जब भी हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स का कोई फंक्शन का निकालते हैं, जैसे कॉन्टिन्यूस फंक्शन का निकालते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल आपको एक नंबर प्रोवाइड करता है। और इनडेफिनिट इंटीग्रल जब भी हम फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं वो आपको एक और फंक्शन प्रोवाइड करता है प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट साथ में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में हमने जाना, उसके बाद हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस भी देखा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से हमने कुछ चीज़ें हमने सीखी। जैसे हमने ये सीखा कि डेफिनेट इंटीग्रल हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ऐसे नॉर्मली जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल फंक्शन का कैलकुलेशन करते हैं तो हमें रिमन सम के हेल्प से कैलकुलेट करना है कि हमें फंक्शन का रिमन सम बनाना है, फिर उस रिमन सम को हमको उस रिमन सम का हमें मतलब हमको हमें उसका लिमिट निकालना है, तब जाके हमें डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर मिलता है। लेकिन दैट प्रोसेस इज़ वेरी लेंदी और थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट भी होगा अगर आपका फंक्शन कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन हमने देखा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के हेल्प से कि हम डेफिनेट इंटीग्रल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। तो अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, तो हमने क्या देखा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, अगर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पता नहीं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए, फिर आप इस लेक्चर को आप देखिए। और अगर आपको पता है तो आप इस लेक्चर को डायरेक्टली देख सकते हैं। जैसे ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। यहाँ पे जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स है ये है इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इसी को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट में यहाँ पे ऐड करता हूँ और इसको एफ ऑफ ए प्लस सी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया। और इसके बाद इसको अगर हम ऐसे लिखें कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी अपर लिमिट बी एंड लोअर लिमिट ए, मतलब इस यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो इसी का मतलब इसके जस्ट ऊपर जो लिखा हुआ है उसी को हमने इन ए शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा। अब ये चीज़ क्या है, ये चीज़ हमें अभी जस्ट इसके पहले मैंने बताया कि दिस इज
एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए दिस इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो यहां से देखिए एक चीज तो क्लियर होता है कि अगर ए टू बी डेफिनिट इंटीग्रल को हम क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, कि हमें फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करना है और उसका फिर उस जो भी हमें यहाँ पे फंक्शन मिलेगा आफ्टर कैलकुलेटिंग इंडेफिनिट इंटीग्रल, उसी को हम इवेल्युएट करेंगे एट द पॉइंट बी माइनस, और उसके साथ ही साथ हम उसी फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे एट पॉइंट ए। तो अब यहाँ से एक आइडिया हम लगा सकते हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल एक्चुअली क्या है। इंडेफिनिट इंटीग्रल है आपका कलेक्शन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, और डेफिनिट इंटीग्रल है आप उसका जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो दूसरे तरीके से आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल में ये जो हमने सिंबॉलिक नोटेशन यूज किया था, तो इसका मैंने आपको मीनिंग बताया था कि दिस सिंबल एक्चुअली स्टैंड्स फॉर मतलब आप लिमिट ले रहे हैं, लिमिट ऑफ द इनफाइनाइट सम, कि आप सम के मतलब दिस सिंबल इज रिप्रेजेंटिंग समेशन, वेयर आप इसका लिमिट ले रहे थे। ठीक है, लिमिट नॉर्म ऑफ द पी ऐसा करके हमने देखा कि डेफिनिट इंटीग्रल में हमने लिखा कि एक्चुअली दिस सिंबल रिप्रेजेंट सम, एंड ए टू बी आपका लोअर लिमिट अपर लिमिट कहाँ से आप शुरू कर रहे हैं, कि जब आप डेफिनिट इंटीग्रल के लेक्चर, अगर आप मेरे डेफिनिट इंटीग्रल के लेक्चर को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये जो सिंबॉलिक नोटेशन है इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इसके बारे में फुल एक्सप्लेनेशन है। लेकिन हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में भी देखिए हम ऐसे ही नोटेशन यूज करते हैं, लेकिन इनडेफिनिट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अलग है, वो है एंटी डेरिवेटिव, मतलब इसका आंसर आपको फंक्शन मिलता है। तो यहाँ से इतना ही आइडिया, मतलब तो फिर क्वेश्चन ये है कि हम इनडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसा सिंबॉलिक नोटेशन क्यों यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्लियर हो ही जाता है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की हेल्प से हमने ये जाना कि डेफिनिट इंटीग्रल इज नथिंग बट इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रल विदाउट लिमिट्स। तो इतना ही हम कह सकते हैं यहाँ से कि ये जो सिंबल इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम यूज कर रहे हैं, इससे हमें मतलब इससे हमें ये पता लगे कि हम इसके हेल्प से हम डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर होता है कि डेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए हमें फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव का जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन एंटी डेरिवेटिव हम उस फंक्शन का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जो फंक्शन को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ डेरिवेटिव ऑफ अदर फंक्शन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे अगर मैं फंक्शन लिखूँ एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं इजीली रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव हो सकता है। कि हम जानते हैं कि समहाउ इट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स क्यूब का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे एक पावर घट जाता है, लेकिन यहाँ पे अगर इसका डेरिवेटिव किया तो इट बिकम्स 3x स्क्वायर। बाकी हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम इसको एक्स स्क्वायर ला सकते हैं, क्योंकि अगर जैसे यहाँ पे अगर एक्स क्यूब बाई 3 लिख दे तो अल्टीमेटली ये 3 आपका कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाने के बाद हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 का डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर, और इन अदर वर्ड हम ये कह सकते हैं कि एक्स क्यूब बाई 3 इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए जितने फंक्शन है जिसे हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ डेरिवेटिव, वो सब मतलब उन सब फंक्शनों का हम एंटी डेरिवेटिव इजीली लिख सकते हैं। लेकिन ये जो डायरेक्टली हम जो लिख रहे हैं ये हमेशा पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड कुछ फंक्शन है तो आप जिसे आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन, तो उस केस में एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि आज के लेक्चर में हम एक और टेक्निक के बारे में जानेंगे जिसकी हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर का टॉपिक यही होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एक टेक्निक है जिसके हेल्प से हम कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो से यहाँ पे u आपका एक डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x है कि u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और मैंने एक और फंक्शन चूज किया दैट इज f ऑफ u, और f ऑफ u मैंने यहाँ पे लिखा u टू द पावर n+1 बाई n+1। अब इस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ विथ रेस्पेक्ट टू x तो मुझे क्या मिलता है। तो देखिए
तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो देखिए पहले ये तो फंक्शन ऑफ यू है और यू आपका फंक्शन ऑफ एक्स है। तो अगर हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालना है तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है कि तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे चेन रूल का यूज़ करेंगे। और चेन रूल मैंने अपने लेक्चर में बताया है, उसका भी लिंक मैं उसका भी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप जाइए और वहाँ पे जाके चेन रूल के बारे में आप देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे, हम लिखेंगे डी डी यू यू टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू डी यू डी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करना इजी है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा u टू द पावर n डी यू बाई डी एक्स। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देखिए कि डी डी एक्स ऑफ, अब क्या हो गया कि इस चीज़ का मैंने डेरिवेटिव किया तो हमें क्या मिला, ये फंक्शन। और देखिए ये भी आपका x का फंक्शन है और ये साइड भी आपका x का फंक्शन ही होगा क्योंकि u आपका फंक्शन ऑफ x है। तो अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद मुझे ये फंक्शन मिला, तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल वी कैन राइट, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n du dx इज इक्वल टू u n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसी चीज़ को हम सिंपलर, इसी इंटीग्रल को हम और भी सिंपलर तरीके से लिख सकते हैं। हम इसे लिख सकते हैं u टू द पावर n du इक्वल टू u टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। तो अगर आप यहाँ इससे और इसे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये जो हमने du लिखा इसको हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं du बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड विद डी एक्स। ठीक है, तो ये जो सब्सटीट्यूशन है ये लेबनिज ने इसका आइडिया दिया है। लेबनिज इज अ ग्रेट मैथमेटिशियन और लेबनिज ने ये आइडिया दिया कि हम ऐसे अगर हम इंटीग्रल मतलब लिखते हैं तो यहाँ पे हम du को ऐसे इंडीड हम सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ du बाई डी एक्स। तो इसी के रिलेटेड चलिए कुछ प्रॉब्लम करते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको सब्सटीट्यूशन रूल का थ्योरम के बारे में बताऊंगा। तो एग्जांपल 1, dx। अब देखिए इसे हम इस फंक्शन का हमें एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे अगर मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ कि लेट u इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, देन हमें इसे इस फॉर्म में लिखना है कि u टू द पावर n डी यू। तो हम du को हम कैसे du का अभी मैंने बताया जैसे कि du को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इक्वल टू डी यू डी एक्स, और dx के टर्म में हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले du dx कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 और du विल बी du बाई dx मल्टीप्लाइड विद dx, दैट इज 3x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। तो यहाँ पे देखिए अब u के जगह में आप एक्स क्यूब प्लस एक्स के जगह में u से रिप्लेस कर दीजिए और इसको आप du से रिप्लेस कर दीजिए। तो मेरा ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा, u टू द पावर 5 du। नाउ थोड़ी देर पहले हमने इसके पहले हमने इसका आंसर बताया, ये u टू द पावर n du को हम क्या लिख सकते हैं, u टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। इसे हम लिख देते हैं यहाँ पे, इट विल बिकम 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1 प्लस c, दैट इज u टू द पावर 6 बाई 6 प्लस c। अब u के जगह में हम इससे रिप्लेस कर देंगे, u का जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या निकलेगा, हमारा आंसर आएगा कि एक्स टू द पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स 6 बाई 6 प्लस c। तो देखिए कितने हमने इस फंक्शन का इजीली से हम एंटी डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x प्लस 1 dx। अब इस इंटीग्रेशन का इस इंडेफिनिट इंटीग्रल को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सेम लेट u इक्वल टू हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2x प्लस 1 और हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे du, दैट इज इक्वल टू
डी यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ये आपका आएगा 2dx। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा u को, लेकिन यहाँ पे देखिए du को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें 2dx चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई 2 का कोई नामो निशान है नहीं। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाफ लगाएंगे और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसे रिप्लेस कर देंगे विथ du। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हाफ इंटीग्रेशन u टू द पावर हाफ एंड देन du, ठीक है। और देन हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने देखा कि du इक्वल टू u टू द पावर n+1 बाई n+1 प्लस c। इस फॉर्मूला में आप n इक्वल टू -1 के लिए आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी n कैन बी एनी नंबर इरेस्पेक्टिव ऑफ n कैन बी एनी नंबर, कि आपका n ओनली नॉट इक्वल टू -1। तो इस केस में आप बिठाइए, आपको क्या मिलेगा, u टू द पावर हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 प्लस c, एंड अल्टीमेटली आपको मिलेगा u टू द पावर 3/2 बाई 2/3 प्लस c। और अभी u के जगह में आप 2x प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये भी देखिए, इस फंक्शन का भी हमने इंडिफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेशन कर लिया है। तो अब चलिए हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल का थ्योरम के बारे में। तो थ्योरम, तो पहले थ्योरम का हम स्टेटमेंट लिखते हैं कि u इक्वल टू g ऑफ x इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x एंड whose range is I। u आपका एक फंक्शन है ऑफ x का और इसका रेंज आपका है I, मतलब ये I आपका इंटरवल है और जो g ऑफ x का रेंज है। और इसी रेंज पर अगर आपका f इज कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल I, देन हम लिख सकते हैं कि f ऑफ g ऑफ x, g प्राइम ऑफ x इन मल्टीप्लाइड विद dx इज इक्वल टू f ऑफ u du, ठीक है। तो इसे हम प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले मैं एक फंक्शन चूज करता हूं कि f ऑफ g ऑफ x, वेयर f ये जो फंक्शन है, वेयर f इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f। इसका मतलब कि अगर हम f का डेरिवेटिव करें तो हमें स्मॉल f मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि f ऑफ x इंस्टेड ऑफ f, यहाँ पे f लिखने का मतलब f ऑफ x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ f, तो दैट मीन्स f प्राइम x इज इक्वल टू f ऑफ x। अगर आप यहाँ पे x को रिप्लेस कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x, देन आपको मिलेगा f ऑफ g ऑफ x, ठीक है। तो आप चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर इसका हम डेरिवेटिव करें विथ रेस्पेक्ट टू f ऑफ g ऑफ x, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेन रूल का अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि f इज ए फंक्शन ऑफ g एंड g इज अगेन फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम चेन रूल का अप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, dd ऑफ g ऑफ x एंड देन अगेन dd ऑफ x g ऑफ x। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे मिलेगा f प्राइम g ऑफ x, दैट इज dd g प्राइम ऑफ x। अब इसी को हम रिप्लेस कर देंगे इफ, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पे f इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x g प्राइम ऑफ x। अगर इसे हम रिप्लेस करें, क्योंकि वी नो कि u इज g ऑफ x, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि f ऑफ u एंड u प्राइम। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि ये जो है इस फंक्शन का जब हमने डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें ये फंक्शन मिला। इसका मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव है। तो अगर हम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव जानते हैं तो हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल लिखना भी हम इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल इज सिंपली एन एंटी डेरिवेटिव प्लस एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट।
तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हम लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस सी। अब इसे अगर हम सब्स्टिट्यूट जी ऑफ एक्स की जगह में अगर हम u लिखें तो विल राइट एफ ऑफ u प्लस सी। और इसे हम कैसे लिखेंगे, विल राइट लाइक दिस। अब देखिए एफ ऑफ u, मैंने क्या कहा था कि एफ ऑफ x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ x। तो एफ ऑफ एक्स अगर एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे वेरिएबल अगर मैं इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर मैं एफ ऑफ यू लिखूँ देन इट इज ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ ऑफ यू। यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है, यहाँ पे जब भी एफ प्राइम लिखता हूँ मैं तो दिस एफ प्राइम मीन्स यू आर परफॉर्मिंग डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ यू विथ रेस्पेक्ट टू यू। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको एफ ऑफ यू डी यू। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब कि अगर आप इसका मतलब यही है कि आप लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब जस्ट आपने यहाँ पे x के जगह में आपने सिर्फ वेरिएबल रिप्लेस किया है, तो वेरिएबल रिप्लेस करने से कोई इफेक्ट होता नहीं। ठीक, तो अभी देखिए कि इस इंटीग्रल को हम ऐसा लिख सकते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। तो इस इंटीग्रेशन में हमें क्या करना पड़ा, अगर हमें कोई भी फंक्शन ऐसे मिलता है, ठीक है, यहाँ पे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम उसको इन ए सिंपलर फॉर्म हम ऐसे लिख सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग जी ऑफ एक्स इक्वल टू यू। तो अभी जो इससे पहले जो हमने दो जो हमने एग्जाम्पल किया उसी को हम इसी के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने पहले एग्जाम्पल क्या लिखा था कि एक्स क्यूब प्लस एक्स होल टू द पावर 5 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अब देखिए कि यहाँ पे g ऑफ x क्या है, यहाँ पे g ऑफ x है आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स, क्योंकि इसी एक्स क्यूब प्लस एक्स को मैंने पहले u लिखा था। और ये जो देखिए ये जो पार्ट है ये पार्ट हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं g ऑफ x होल टू द पावर 5। तो g ऑफ x होल टू द पावर 5 मीन्स दिस पार्ट इज ए फंक्शन ऑफ g ऑफ x। ओके, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस एक्स हो गया g ऑफ x और उसी का पावर ले रहे हैं, तो ये पूरा चीज को हम लिख सकते हैं f ऑफ g ऑफ x। ओके, एंड देन ये जो पार्ट हो गया, क्योंकि ये हमने देखा कि अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये वाला पार्ट को पूरा पार्ट को, और इसको हम लिख सकते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स और डी एक्स। तो इसको जी ऑफ एक्स को अगर हम यू पकड़े तो हम सिंपली ये वाला पोर्शन लिख सकते हैं कि एफ ऑफ यू इंटू डी यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं एफ ऑफ यू इंटू डी यू, और यहाँ पे एफ ऑफ यू क्या था, यू टू द पावर 5, यू टू द पावर 5 एंड डी यू। ना अब इसे इजिली जैसे हम एक्स टू द पावर 5 डी एक्स का जैसे हम करते हैं इन इंडिफिनिट इंटीग्रल, जस्ट यहाँ पे x के जगह में आप u से रिप्लेस कर दीजिए और इसका आंसर जो आता है इन टर्म्स ऑफ x, वहाँ पे x के जगह में आप u पुट कर दीजिए, देन आप इसका इंडिफिनिट इंटीग्रल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और आफ्टर कैलकुलेटिंग तो आपका आंसर तो ऑब्वियसली u के रेस्पेक्ट में ही मिलेगा, तो देन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u इन टर्म्स ऑफ x। तो चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। से अब देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ये एक्स्ट्रा एक फंक्शन है, जैसे सेक्स, अगर सिंपली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता तो हम उसका इंडिफिनिट इंटीग्रल हम इजीली लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है क्योंकि सेक स्क्वायर क्या है, देखिए ये कॉम्पोजिट फंक्शन है,
5x+1 अंदर आ रहा है सेक स्क्वायर के, और साथ में आपका यहाँ पे 5dx भी है। तो अगर हम इसे सब्सटीट्यूशन करें कि u इक्वल टू 5x+1 जो कि हमारा g ऑफ x है, और हमारा यहाँ पे f ऑफ g ऑफ x क्या हो गया, f ऑफ g ऑफ x हो गया हमारा सेक स्क्वायर g ऑफ x, ठीक है। और देन इसको हम देखेंगे ये क्या बनता है। अगर हम इसे डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x g प्राइम x तो हमें क्या मिलेगा 5। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं ऐसे, हम अगर अभी जैसे मैंने अभी थ्योरम में बताया g प्राइम x dx, यू कैन सिंपली राइट f ऑफ u du, ओके। अब f ऑफ u du, यहाँ पे देखिए f स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे f फंक्शन मेरा क्या हो गया सेक स्क्वायर x, यहाँ पे जैसे अगर मैं f ऑफ x लिखूँ तो दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x, क्योंकि x के जगह में g ऑफ x रिप्लेस करने से ही मुझे ये कंपोजिट फंक्शन, ये वाला कंपोजिट फंक्शन मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे f ऑफ u दैट मीन सेक स्क्वायर u du। अब इस इंडिफिनिट इंटीग्रल को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए सिंपली क्योंकि इंस्टेड ऑफ u इफ यू राइट x, या भी अगर x लिखेंगे बिकॉज दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x dx। और जैसे मैंने आपको बताया भी है कि इंटीग्रेशन के अंदर आप वेरिएबल, दिस वेरिएबल्स आर नोन एज डमी वेरिएबल, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे चूज कर सकते हैं, u du, यहाँ पे सेक स्क्वायर x dx या सेक स्क्वायर p dp, सबका आंसर एक ही होगा। तो दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं tan u प्लस c, और नाउ विल रिप्लेस u विथ 5x+1 प्लस c। तो ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है तो फर्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट हमें सब्स्टिट्यूट करना है u एज ए g ऑफ x, ठीक है। सेकंड हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है du, दैट इज du dx और dx, और du dx को हम क्या लिख सकते हैं g प्राइम x dx, एंड देन वी हैव टू डू द इंडिफिनिट इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड मतलब ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जिसका आप एंटी डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं वो सब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से ज़्यादातर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, क्योंकि एंटी डेरिवेटिव का जानना हमें जरूरी है, क्योंकि अगर हम फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव के बारे में जानते हैं तो हम उस फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रल भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।